हम लोग भारतीय भूभौतिकी, इंडियन जियोफिजिक्स या इंडियन प्लेट टेक्टोनिक्स के साक्ष्य पढ़ रहे थे। हमारा अगला साक्ष्य है एक महत्वपूर्ण बिंदु, पेट्रोलियम ऑफ बॉम्बे हाई 80 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कोस्ट shows dense forest there which shows its existence on equator। आज बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम और गैस के रिच डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक द्वारा की जा सकती है और यह भी भारतीय भूभौतिकी का एक साक्ष्य है। भारत के पश्चिम तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई का पेट्रोलियम यह बता रहा है कि यह कभी लैंड का पार्ट था और यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट थे, सघन भूमध्य रेखीय वन थे, अर्थात यह भूखंड दक्षिण में था, भूमध्य रेखा पर स्थित था। वहाँ के सघन वन प्लेट विवर्तनिकी के कारण अर्थात भारत के पश्चिम भूखंड के नीचे धंसने के कारण समुद्र के अंतर्गत चले गए और समुद्र की लहरों से अपरदित मलबा उनके ऊपर प्रेशर बनाया, जिससे कि बॉम्बे हाई का गैस और पेट्रोलियम आज एक संसाधन है। इसी तरह से अगला साक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है कि रन ऑफ कच्छ सबमर्ज्ड। यहाँ पर यदि आप देखें तो कच्छ का रन निमज्जित है। इस भाग में कच्छ का रन यदि ध्यान से देख रहे हों तो यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का शेड है जो बता रहा है कि यह प्लेन है, लेकिन इसी में बीच बीच में कुछ ऊंचे भाग भी हैं जैसे मांडव हिल। इसी तरह से काठियावाड़ पेनिनसुला भी सबमर्ज्ड है। इसमें भी गिरनार, शत्रुंजो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिनकी संरचना विंध्याचल और सतपुड़ा से मिलती जुलती हैं, अर्थात यह पहाड़ियों का भाग जो आज निमज्जित है काठियावाड़ और कच्छ में है और वह विंध्याचल और सतपुड़ा का ही पश्चिम विस्तार था। लेकिन जब अरावली तिब्बत से टकराया, उसके दबाव से, उसके लीनियर प्रेशर से एक भ्रंशन विकसित हुआ, जिसके फलस्वरूप मालाबार, कन्नड़ और कोंकण के पश्चिम के भूभाग धंसकर नीचे चले गए। दक्षिण का पठार अपेक्षाकृत ऊपर उठा, किंतु कच्छ और काठियावाड़ का भूभाग नीचे धंस गया। कारण यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती भ्रंश का होना और यहाँ पर भी कच्छ के धंसने का कारण प्लेट विवर्तनिकी ही है। अगला साक्ष्य है जिस पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ मालदा गैप एंड लैटराइटिक सॉइल देयर। मालदा गैप का निर्माण कैसे हुआ और वहाँ पर क्यों लैटराइट मिट्टी मिलती है। यह भी टेक्टोनिक जनित है, विवर्तनिकी जनित है, जिसमें आप यदि भारत के मानचित्र पर मालदा गैप का लोकेशन देखें तो यह वेस्ट बंगाल और उत्तरी बांग्लादेश में स्थित एक निम्न भूभाग है और इसी से होकर गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और इन्होंने पर्याप्त मात्रा में सेडिमेंट लाकर यहाँ पर जमाव किया है। और स्मरणीय है कि पहले गंगा का आज का सक्रिय डेल्टा अपेक्षाकृत उत्तर था, जो लगातार बढ़ता गया और आज उत्तर का डेल्टा मोरीबंद डेल्टा के रूप में है। लेकिन इन नदियों के निक्षेप से यह भाग धंस गया, सबमर्जेंस हो गया और इसको मालदा गैप कहा जाता है। यह गैप पश्चिम में छोटा नागपुर पहाड़ियों और पूरब में मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच स्थित है। जब ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम वाहिनी थी, जो शिवालिक नदी के रूप में पश्चिम बह रही थी,
तब उस समय छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार आपस में संबद्ध थे और दोनों के बीच में वही चट्टानें थी जो छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार की हैं। और यहाँ पर उस समय लैटराइट सॉइल का विकास हुआ था। आज भी छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार की ऊपरी सतह पर लैटराइट सॉइल मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, इसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि विगत में यह भारत का पठारी भाग दक्षिण में था, भूमध्य रेखा पर था और यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु थी। भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता होती है लैटराइट सॉइल और इसलिए अधिक वर्षा, अधिक तापमान के कारण इन भागों में लैटराइजेशन हुआ और आज यहाँ लैटराइट सॉइल का निक्षेप मिलता है। लेकिन इस मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार के बीच मालदा गैप में आज लैटराइट सॉइल नहीं है, थी, लेकिन उसके ऊपर आज एक मोटी सी जलोढ़ मिट्टी की परत का जमाव हो गया है। लेकिन यदि इस ऊपर के जलोढ़ अवसाद को हटा दिया जाए तो नीचे की अधः संरचना में प्राचीन छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार की ही चट्टानें मिलेंगी और उनमें लैटराइट मिट्टी मिलेगी। इस तरह से मालदा गैप का निर्माण, यहाँ का अवसाद और यहाँ पर अधः स्तर में लैटराइट्स का निक्षेप इस चीज़ का गवाह है कि भारत कभी दक्षिण भूमध्य रेखा पर था। अगला बिंदु है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघालयन स्ट्रक्चर इज लाइक दैट ऑफ छोटा नागपुर। मेघालय पठार की चट्टानें या संरचना छोटा नागपुर पठार की चट्टान या संरचना से मिलती जुलती है। इसकी भी व्याख्या मालदा गैप के निर्माण के द्वारा ही की जा सकती है। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि जब भारत प्राचीन भौगर्भिक काल में दक्षिण भूमध्य रेखा पर था, उस समय छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार आपस में जुड़े हुए थे। दोनों की चट्टानें प्राचीन आर्केयन युगीन हैं और उसमें गोंडवाना के निक्षेप या उस क्रम के निक्षेप मिलते हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार की चट्टान अत्यधिक पुरानी है, आर्केयन युगीन ग्रेनाइट, नेस और सिस्ट है। इसी के साथ ही यहाँ पर गोंडवाना क्रम के निक्षेप भी मिलते हैं, यहाँ लैटराइट भी मिलती है और दोनों भागों में प्राचीन क्रम के कोयला भी मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार के भ्रंशों में भी कोयला और गारो खासी जयंतिया में, विशेष रूप से जयंतिया की पहाड़ियों में भी कोयला के निक्षेप मिलते हैं और इन दोनों में लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, चूना पत्थर चट्टान भी मिलती है और वह अत्यधिक प्राचीन समय की है। इस तरह से छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार की चट्टानों की समरूपता यह बताती है कि कभी यह दोनों एक थे, लेकिन मालदा गैप के कारण आज अलग हो गया है मेघालय पठार। यद्यपि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक जियोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन आज यह पास में आ गया है हिमालय के पूर्वी विस्तार अराकानियोमा के। इसलिए इस मेघालय पठार की पहाड़ियों को गोंडवाना हिमालय भी कहा जाता है, जिस पर यूपीएससी अलग से प्रश्न पूछ सकता है कि भारतवर्ष में गोंडवाना हिमालय कहाँ है। मेघालय पठार जियोलॉजिकली तो गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन फिजिकली या ज्योग्राफिकली हिमालय की बरैल श्रेणी के संपर्क में है। इसी तरह से कुछ और साक्ष्य हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल जियोसिंक्लाइन इज अंडरगोइंग सबडक्शन। बंगाल की खाड़ी भूसन्नति में
निमज्जन या अवतलन हो रहा है। हेंस इरेक्ट सुंदरी ट्रीज आर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 15 मीटर टू 150 मीटर फ्रॉम सी लेवल। बंगाल की खाड़ी की भूसन्नति में निमज्जन हो रहा है। और यहाँ पर आप शेड देख रहे होंगे कि गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया पूरा उत्तरी भारत का मटेरियल यहाँ जमा हो रहा है। वह अवसाद किस तरह से समुद्र की तरफ बढ़ रहा है इस मानचित्र में स्पष्ट है। और यह विश्व की सबसे बड़ी भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन है। यह कोबर की, होम्स की, प्लेट टेक्टोनिक की वही भूसन्नति है जिसमें से पर्वत निकलते हैं। लेकिन आज अवसादन हो रहा है, यह धरती धंस रही है। इसके प्राचीन भौगर्भिक साक्ष्य भी हैं। हम लोग इसको अभी आगे सीखेंगे कि यहाँ पर कई प्रकार के डेल्टा हैं। उत्तर में मोरीबंद डेल्टा, फिर इमैच्योर डेल्टा, फिर मैच्योर डेल्टा, फिर एक्टिव या सक्रिय डेल्टा, और इस तरह से डेल्टा का यहाँ अग्रगमन हो रहा है। अर्थात डेल्टा समुद्र की तरफ बढ़ रहा है और धंस रहा है। यहाँ पर पैलियो बॉटनिकल रिसर्च, पुरावैज्ञानिक अनुसंधान भी किए गए हैं और खुदाई हुई 15 मीटर से 150 मीटर गहराई पर, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष के सीधे और खड़े तने मिले हैं, जो इस चीज़ के गवाह हैं कि कभी वह वृक्ष समुद्र तल के बराबर रहे होंगे, क्योंकि वह एक प्रकार का टाइडल या मैंग्रोव वेजिटेशन होता है। और जब वहाँ की धरती धंसी तो वो अपनी जड़ों के साथ सीधे वृक्ष धंसते चले गए और आज समुद्र तल से 150 मीटर और 15 मीटर की गहराई पर मिलते हैं। वो न कटे हैं न किसी तूफान में टूटकर गिरे हैं। इस तरह से यह बात स्पष्ट करती है कि यहाँ पर विवर्तन की घटना तीव्र गति से हो रही है, सक्रिय है। इस तरह से इसको सिद्ध करने के लिए भी यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला साक्ष्य है इंडियन प्लेट इज टिल्टिंग ईस्टवर्ड। भारतीय प्लेट पूरब की तरफ झुक रही है। हेंस बारन वॉल्केनिक इरप्शन इन 1991, 1993, 94, 2005, 2007, 2017। अर्थात भारतीय प्लेट पूरब की तरफ धंस रही है। हम लोगों ने अभी देखा कि भारत का पश्चिम भाग अब भी उठ रहा है प्लेट विवर्तनिकी के फलस्वरूप, और पश्चिम जब उठेगा तो निश्चित रूप से पूरब की तरफ दबेगा। जैसे किसी एक छड़ी को एक तरफ उठाएंगे, दूसरी तरफ अगर कुछ न करें, न उठाएं न नीचे ले जाएं, तो इसके एक तरफ उठने से ही ये ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा इस उठे हुए भाग की तुलना में। इस तरह से पूरब का तट यदि अपनी जगह पे स्थिर रहे तो भी पश्चिम की तुलना में नीचे धंसेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही भारत का पश्चिम भाग उठा वैसे ही वर्षा का जल नदियों से पश्चिम से पूरब प्रवाहित होने लगा और अधिक मात्रा में अवसाद पूर्वी तटीय मैदान पर या बंगाल की खाड़ी में निक्षेपित करने लगा और भारत के अधिकांश डेल्टा पूर्वी तट पर ही हैं, जिसमें लगातार अवसादन के फलस्वरूप पूर्वी तट धंस रहा है। जब भारत का पूर्वी भाग धंसेगा तो इसकी आधा संरचना जो समुद्र के नीचे है पूरब की तरफ विस्तृत है और वह अपर क्रस्ट है या भारतीय प्लेट का पूर्वी किनारा है, और भारतीय प्लेट का पूर्वी किनारा 90 डिग्री पूर्वी कटक के सहारे है। जब भारतीय प्लेट का पूर्वी किनारा नीचे की तरफ धंसेगा, जिसके साक्ष्य बे ऑफ बंगाल का धंसना भी है, तो निश्चित रूप से
90 ईस्ट रिज के सहारे एक दरार बढ़ेगी और उस दरार के सहारे ज्वालामुखी की क्रिया भी हो सकती है और इसका साक्ष्य है बारेन ज्वालामुखी उद्गार, जो 1991 से सक्रिय होकर आज 2017 तक सक्रिय ज्वालामुखी हो गया है और इसके धंसने के फलस्वरूप ही भारतीय प्लेट की दिशा उत्तर से उत्तर पूरब हो गई और जियोलॉजिस्ट का मानना है कि हर भूसन्नतियों से मोड़दार पर्वत निकलते हैं। तो आज जो यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी भूसन्नति है जो धंस भी रही है, निश्चित रूप से उससे आने वाले भौगोलिक समय में एक मोड़दार पर्वत निकलेगा और प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई है नहीं। इसलिए यह भूसन्नति इस चीज़ की शिक्षा दे रही है कि जब आप अवसाद में रहें, दबाव में रहें, तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जिसके दिन गिरते हैं निश्चित रूप से उठने के लिए ही गिरते हैं। आज यदि बंगाल खाड़ी भूसन्नति में अवसादन हो रहा है तो कभी न कभी इस पर नवविवर्तनिकी का प्रभाव पड़ेगा, इससे मोड़दार पर्वत निकलेंगे और उत्तुंग शिखर वाली चोटियाँ और रेंज निकलेंगी। जहाँ आज समुद्र के अंदर भूखंड डूब रहा है, वहीं पर गगनचुंबी बर्फाच्छादित चोटियाँ भी आएंगी। इसलिए प्रकृति का उपदेश जब आपको निराशा घेरे तो उसमें आप आशा ढूंढिए। अगला बिंदु है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज सबसाइडिंग एट द रेट ऑफ 1.2 मिलीमीटर पर ईयर। J.S. गार्डनर। विश्व के अधिकांश या सभी जियोलॉजिस्ट का मानना है कि भारत का पूर्वी तट 1.2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से धंस रहा है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या आप टेक्टोनिकली करेंगे कि क्लाइमेटोलॉजिकली करेंगे, यहाँ एक डाउट हो सकता है। निश्चित रूप से विवर्तनिकी दृष्टि से देखने पर भारत का पश्चिम उठ रहा है और पूरब धंस रहा है 1.2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से और पूर्वी तट डूब रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में मेंबर्स आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। पूर्वी तट के डूबने का कारण वह ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं और आज ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का एक विशेष जलवायु वैज्ञानिक सत्य है, जिसको भारत के पूर्वी तट पर भी नकारा नहीं जा सकता है। पार्थिव ऊष्मन हो रहा है और पृथ्वी के निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सी लेवल तीव्र गति से बढ़ रहा है। कोई कह सकता है कि उसी का परिणाम है यहाँ पर तट का डूबना। लेकिन अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे अगर इसका एक उत्तर पूछा जाए तो आप क्या हल देंगे, जबकि आपके दिमाग में दोनों सत्य बराबर तर्क दे रहे हैं। यह धंस रहा है क्यों? क्योंकि इसके और भी विवर्तनिकी प्रमाण हैं। जैसे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में 15 से 150 मीटर की गहराई पर सुंदरी वृक्ष के खड़े तनों का मिलना, यह निश्चित रूप से इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ की भूमि धंस रही है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल भी राइज कर रहा है। तो इन दोनों में यदि बोर्ड आपसे एक उत्तर पूछे, एक निर्णय पूछे, तब आप ग्लोबल वार्मिंग और उसके फलस्वरूप सी लेवल के बढ़ने पर विशेष बल देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तीव्र गति से होने वाली एक घटना है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक के फलस्वरूप पूर्वी तट के धंसने और बे ऑफ बंगाल के धंसने की घटना धीमी गति से चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों अधिक सत्य है? क्योंकि पश्चिम का भाग यद्यपि उठ रहा है, लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान पर भी सी लेवल बढ़ रहा है। यहाँ तो धंसाव की क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में सी लेवल ऊंचा उठ रहा है, चाहे
वह पूर्वी तट धंसने वाला हो, चाहे पश्चिमी तट भारत का उठने वाला है। इस तरह से कभी कभी कई विज्ञान आपस में टकरा जाते हैं। जैसे यहीं पर एक जियोफिजिकल या जियोलॉजिकल साइंस, दूसरा क्लाइमेटोलॉजिकल साइंस, उसमें आपको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है, बुद्धिमान होने की ज़रूरत पड़ती है, विद्वान कम। अगला हमारा बिंदु है, साक्ष्य है, हिमालयाज आर राइजिंग एट द रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर ईयर। आज पूरा हिमालय औसतन 2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ऊंचा उठ रहा है। कौन सी फोर्स है, क्यों उठ रहा है? उत्तर होगा प्लेट टेक्टोनिक, जियोफिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट। अर्थात आज भी भारतीय प्लेट उत्तर नहीं बल्कि उत्तर पूरब जा रही है, जिसके फलस्वरूप पूरा का पूरा हिमालय एक निश्चित गति 2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उठ रहा है। इसमें भी आपसे कमीशन और बारीकी में उतर सकता है कि आप अनुमान लगाइए कि पश्चिमी हिमालय ज़्यादा तेज़ी से उठ रहा होगा कि पूर्वी हिमालय। नवीनतम सर्वेक्षण यह बता रहे हैं कि पूर्वी हिमालय या अरुणाचल हिमालय की उठने की औसत गति 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है, जबकि पश्चिम हिमालय की कम है। इसकी भी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक द्वारा ही की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट इस समय उत्तर न जाकर उत्तर पूरब जा रही है, और उत्तर पूरब जा रही है तो निश्चित रूप से वह उत्तर पूरब भी बढ़ रही है, नीचे भी धंस रही है। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की दोनों गतियाँ काम कर रही हैं, क्षैतिज उत्तर पूरब जाना और लंबवत नीचे की तरफ इस पूरे प्लेट का धंसना। इसलिए पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत तेजी से ऊंचा उठ रहा है। हो सकता है यूपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछ ले कि पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय के अपलिफ्टमेंट की रेट, उत्थापन की दर अधिक क्यों है। इसी तरह से एक साक्ष्य और है, अर्थक्वेक्स अकर एलॉन्ग हिमालयन फॉल्ट लाइन्स। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हिमालय में कई भ्रंश रेखाएं हैं। इस तिब्बत पठार और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाली रेखा को हिंज रेखा कहा जाता है। उसके दक्षिण में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फर्न फॉल्ट, कई फॉल्ट लाइन हैं जो हिमालय की सभी श्रेणियों के बीच स्थित हैं। और हिमालय के सभी रेंजेज की उत्पत्ति अलग अलग पीरियड में हुई, इसलिए उनको अलग करने वाली भ्रंश रेखाएं हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों यह सेस्मोलॉजिकली भूकंपीय दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। निश्चित रूप से फिर प्लेट टेक्टोनिक के पन्नों का ही सहारा लेना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय प्लेट का उत्तरी किनारा या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा अधोगमित हो रहा है। उत्तर पूरब की तरफ गतिशील होने के कारण वह हिमालय की जड़ों में और उसके भी नीचे बेनियाफ जोन में धंस रहा है, गल रहा है। गलने के फलस्वरूप मैग्मा में परिणत हो रहा है। वह मैग्मा ऊपर निकलना चाहता है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटियों वाली श्रेणियां हैं, नहीं उठने देती हैं। परिणाम स्वरूप वह अपने अरमान को पूरा करता है भूकंप के झटके लाकर, और इसलिए हिमालय भूकंपीय दृष्टि से भी संवेदनशील है। ये रहे प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य भारतवर्ष में।